अग्ने परतपते परतञ्चार्खियामि दच्छकेयन्तन्नमेराभियाता इदमहमनृतात् प्रत्यमुपैमि कस्तवाजुनक्ति सस्तवाजुनक्ति कस्मै स्तवाजुनक्ति तस्मै स्तवाजुनक्ति कर्मणे वां बेखाय वां प्रत्युष्टगो रक्षाः प्रत्युष्टा आरातयो निष्टप्तगो रक्षो निष्टप्ता आरातयः कुर्वन्तार्क्षमन्नवेमि हरिः ओम। आचार्येभ्यो धन्यवादः। अधुना अहं साक्षात् अद्यतन पाठ्यक्रमस्य व्याख्याता आचार्य दिनकर मराठी महोदयं सविनयं प्रार्थये कृपया कालस्य घटकाः ये सन्ति तेन श्रोतृगणान् उद्बोधयन्तु इति। आचार्यः दिनकर मराठी महाभागाः। एवं श्रूयते मम ध्वनिः? आम् आचार्य, श्रूयते। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुभ्यश्च ग्रहेभ्यश्च मया बद्धोऽयमञ्जलिः प्रसन्न मनसस्ते मे सत्यां कुर्वन्तु भारती। सा मे वाग्देवतेयं विलसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। नमस्ते भाई। इस सारस्वत सभा में विराजमान आचार्य हमारे विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय विज्ञान एवं मानवीय शास्त्र संकाय के अध्यक्ष प्रोफेसर कृष्ण कुमार पांडेय महोदय जी, हमारे विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर आशीष जी, श्री रजत गौतम जी एवं वेद विभाग के प्राध्यापक अमित भार्गव जी, अन्य रत्नागिरी उपकेंद्र के प्राध्यापक गोगटे जोगलेकर महाविद्यालय संस्कृत विभाग प्रमुखा कल्पना आठले महोदया एवं अन्य शोध छात्र, सभी प्रतिभागी, आप सबको मेरा प्रणाम। भारतीय कालगणना इस विषय पर आयोजित इस पाठ्यक्रम में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज इस पाठ्यक्रम का वैसे तृतीय वर्ग है। उद्घाटन कार्यक्रम से गणना करेंगे तो चतुर्थ है। तो अभी तक यहाँ पर भूमिका, भारतीय कालगणना की भूमिका प्रस्तुत की गई एवं भारतीय कालगणना के अध्ययन का एक पंचांग यहाँ पर, फाउंडेशन जिसको कहते हैं पंचांग यहाँ पर तैयार किया गया। इस पाठ्यक्रम के कुछ उद्देश्य है। इस पाठ्यक्रम संचालन में कुछ प्रविधि है, तो इस पर हम पहले आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। अभी चूंकि 3 दिन समाप्त हो गए हैं, अभी मुख्य धारा में, मुख्य विषय में सभी भारतीय कालगणना के एक एक तत्व में आपको प्रवेश करना है। तो आपको अध्यापन प्रविधि का थोड़ा सा ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है।
यहाँ पर जो भी विषय प्रस्तुत किए जाएंगे तो उसमें विषय का सबसे पहले शास्त्रीय सैद्धांतिक पक्ष आपके सामने रखा जाएगा, अर्थात शास्त्रीय विषय। शास्त्र में हमारे ग्रंथों में सूर्यादि हमारे जो आचार्य है उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों के काल विषयक सभी अवधारणाओं को आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा सैद्धांतिक रूप से। तत्पश्चात उस विषय का फलित उपयोग का जो पक्ष है, प्रयोजन का जो पक्ष है अथवा प्रभाव का जो पक्ष है, उसको आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तत्पश्चात उसमें उस विषय में अगर कुछ उपयोगिता है, व्यावहारिक उपयोगिता का अगर पक्ष है उसमें, तो उसको भी आपके सामने रखा जाएगा। इस प्रकार हर विषय को 3 ये सोपान के माध्यम से तो आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। तो इसमें मुख्य रूप से अवगंतव्य है कि यहां पर श्रवण अत्यंत प्रधान है। ज्ञान प्राप्त करने का प्रथम सोपान ही श्रवण है, अतः श्रवण से ही प्रारंभ करना है। तत्पश्चात आपको यहाँ पर राशि, काल, नवविध, उसके नवविध, तत्पश्चात त्रुटि, रेणु, मुहूर्त, लग्न इत्यादि अनेक ये शब्द सुनाई देंगे। अर्थात अनेक वारंवार उन संज्ञाओं का, ये सब संज्ञाएं हैं काल की अथवा ज्योतिष शास्त्र में उपयुक्त विशेष संज्ञाएं हैं, तो उनका वारंवार आप श्रवण करेंगे। वस्तुतः यह संज्ञाएं इस शास्त्र का आधार है, इस काल विधान शास्त्र का आधार यह सब संज्ञाएं। इन सभी संज्ञाओं के आधार पर अभी संपूर्ण काल विधान है, संपूर्ण काल गणना का शास्त्र आप इन संज्ञाओं के माध्यम से ही अच्छी तरह से समझ पाएंगे। सम्यक ज्ञान आपको इससे प्राप्त होगा। इसलिए इस प्रविधि का आदि में आपको ग्रहण करना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रविधि को समझना, इस प्रविधि के आधार पर ही आपका अध्ययन, आपका ग्रहण ये होना अत्यंत आवश्यक है। आप सब जानते हैं ये ज्योतिष अधिकृत्य रचितम शास्त्रम ज्योतिषम, यह ज्योतिष शास्त्र की व्युत्पत्ति है। ज्योतिषी ग्रह नक्षत्राणि, ग्रह एवं नक्षत्र, ग्रह एवं नक्षत्र, ग्रह नक्षत्राणि तानि अधिकृत्य रचितम शास्त्रम ज्योतिषम, अर्थात ग्रह एवं नक्षत्र इनको आधार मान करके ग्रहों की गति और नक्षत्रों की स्थिति को आधार मान करके जिस शास्त्र की रचना हुई है उस शास्त्र का ही ज्ञान ज्योतिष है। ज्योतिष इसको कहते हैं। इस ज्योतिष शास्त्र की उत्पत्ति ही काल विधान के लिए हुई है। प्रारंभ में काल विधान के अलावा इस ज्योतिष शास्त्र का कोई प्रयोजन नहीं था। प्रयोजन के आधार पर ही इसकी खोज हुई है। अतः ज्योतिष शास्त्र की उत्पत्ति काल विधानार्थ ही है केवल। इसके आद्य आचार्य, इस काल विधान शास्त्र के आद्य आचार्य स्वतः सूर्य भगवान है। आद्य आचार्य सूर्य काल विधाने अयम अत्यंत मुख्य, काल विधान में यह अत्यंत मुख्य आचार्य है। सूर्य ही ये संपूर्ण कालगणना का आधार है। सूर्य से ही हम सभी काल गणना का अर्थ समझते हैं। इसीलिए आचार्यों ने एक पद्य बताया है। ज्योतिष शास्त्र के जो प्रवर्तक आचार्य है उनमें प्रधान सूर्य है, इसलिए सूर्य को ही आद्य प्रवर्तक माना है। सूर्य पितामहो व्यासो वसिष्ठोत्रि पराशरः, कश्यपो नारदो गर्गो मरीचिर मनुरंगिराः, रोमशः पोलिशश्चैव
चवनो यवनो भृगुः शौनकोष्टादशश्चेते ज्योतिष शास्त्र प्रवर्तकाः। इस प्रकार 18 यह ऋषि बताए हैं। यह सब अपौरुषेय है, इनके लेखन भी अपौरुषेय है। अतः आदि में वैदिक काल में यह जो वैदिक काल में ज्योतिष शास्त्र अपौरुषेय था, इसका पौरुषेय आचार्य नहीं थे। तत्पश्चात लगधाचार्य हुए, लगधाचार्य के पश्चात आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, वराहमिहिर इत्यादि पौरुषेय आचार्य इसमें हुए। मानव निर्मित ग्रंथों की रचना हुई। तत्पश्चात इस ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत विस्तार हुआ। आरंभ में यह केवल एक काल ज्ञान काल विधान शास्त्र था। तत्पश्चात इस ज्योतिष शास्त्र को तीन मुख्य विभागों में देखा गया। सिद्धांत संहिता होरा, रूपम स्कंध त्रयात्मकम, वेदस्य निर्मलम चक्षुः, ज्योतिष शास्त्र अनुत्तमम इत्यादि श्लोकों से स्पष्ट है कि ज्योतिष शास्त्र के 3 मुख्य स्कंध है, 3 मुख्य धाराएं हैं ज्योतिष शास्त्र की। यह तीनों धाराएं हैं अत्यंत मुख्य है। इसमें कुछ आचार्य केवल सिद्धांत ज्योतिष को ही महत्व है इस प्रकार ग्रहण करते हैं, अथवा उनके ऐसा भाव होता है। लेकिन तीनों स्कंध आपस में संबद्ध है। भास्कराचार्य ने फलित ज्योतिष के समर्थन में कहा है कि यात्रा विवाहोत्सव जातकादौ खेटे स्फुटैरेव फलस्फुटित्वम्। यात्रा, विवाह, उत्सव एवं जातक कुंडली इत्यादि में खेटे स्फुटैरेव, खेट अगर स्फुट होंगे, खेटः अर्थात खे अटति इति, खे अट खेटः ग्रहः इति, पक्षी इत्यपि अर्थः, खेटो नाम ग्रहः इत्यपि। खेट खेटे स्फुटैरेव फलस्फुटित्वम्। खेट अगर स्पष्ट होंगे अर्थात ग्रहों का स्पष्टीकरण गणित द्वारा स्पष्ट रूप से होगा तो ही फल का स्पष्ट होगा। फल को हम स्पष्टता देख पाएंगे, फल में स्पष्टता देख पाएंगे। इस प्रकार से आचार्य ने स्वतः सिद्धांत के महान आचार्य होते हुए भी फल शास्त्र का समर्थन आचार्य ने किया है। इसलिए हमें इस काल विधान शास्त्र को केवल एक गणित के स्वरूप में नहीं देखना चाहिए। इस काल विधान शास्त्र के फल पक्ष को, इसके प्रभाव के पक्ष को, हमारे भारतीय संस्कृति के साथ इसके संबंध को, हमारे जो भारतीय काल गणना है, कालमान है, जो पंचांग है, उसके साथ इसके संबंध को, हमारे धर्म के साथ इसके संबंध को हम अगर नहीं जोड़ेंगे तो केवल काल गणना के अध्ययन से कोई प्रयोजन नहीं। तो आगे अग्रिम कक्षाओं में गणित दृष्टिया ज्योतिष शास्त्र के कालगणना का अर्थ सैद्धांतिक दृष्टिया अध्ययन होगा। उसके साथ साथ भारतीय संस्कृति के साथ एवं हमारे संस्कारों के साथ, हमारे दैनंदिन जीवन के साथ, हमारे व्यवहार के साथ उसके संबंध को भी हम यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे, उसको जोड़ने का प्रयास करेंगे। सामान्य जीवन में जो सामान्य व्यक्ति है उसके जीवन में भी इसका कैसे महत्व है, तो इसको भी जोड़ने का हम यहाँ पर प्रयास करने वाले हैं। काल ज्ञानोपकारकत्वात् वेदांगत्वम्, ज्योतिष शास्त्र को वेदांग भी कहा गया है। शिक्षा, व्याकरणम, छंदः, निरुक्तम, ज्योतिषम तथा कल्पश्चेति षडंगानि वेदस्याहुर्मनीषिणः। इस प्रकार वेद के 6 अंग बताए। वेद में इनका उपयोग है, इनका प्रयोजन है, इसलिए यह वेदांग है। तो ज्योतिष शास्त्र का भी उपयोग, प्रयोजन वेद में है, इसलिए ज्योतिष शास्त्र को वेदांग कहा गया है। वेदास्तावत् यज्ञ कर्म प्रवृत्ताः यज्ञः प्रोक्तास्ते तु कालाश्रयेण शास्त्रादस्मात् कालबोधो यतः स्यात् वेदांगत्वं ज्योतिषस्योक्तमस्मात्। वेदास्तावत् यज्ञ कर्म प्रवृत्ताः, वेद तो यज्ञादि कर्म अनुष्ठान के लिए प्रवृत्त हुए हैं। यज्ञ प्रोक्तास्ते तु कालाश्रयेण, लेकिन वह यज्ञादि कर्म जो है वह काला को हम कार्य निर्धारण कहते हैं, मुहूर्त का विधान
इस अर्थ में इसको लेते हैं। दैनंदिन जीवने मुहूर्तस्य प्राधान्यम गर्भाधानादि संस्कार विशेषार्थम कृषि कार्यार्थम कर्षणार्थम, कृषि कार्य में, कर्षण के कार्य में, बीज वपन के कार्य में, फल कर्तन के कार्य में, क्रय विक्रय आदि में, गृह प्रवेश में, निर्माण में, प्रयाण में और औषध सेवन आदि में, विशेष रूप से आयुर्वेद में, आपने यहाँ कोई आयुर्वेद के तज्ञ हैं तो उनको पता है कि कुछ औषध सेवन के लिए विशिष्ट मुहूर्त कहे गए। अभी अभी मुझे पता चला कि कोई कुछ डेंटिस्ट जो डॉक्टर है जो शाम के समय में सूर्यास्त के बाद रूट कैनल नहीं करते, तो ऐसा मुझे अभी ज्ञान हुआ। मुझे उसका पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं है, उसकी वैज्ञानिकता क्या है, लेकिन एक डॉक्टर ने ही मुझे कहा। तो इस प्रकार आधुनिक विज्ञान में भी इसको ग्रहण करते हैं। काल का महत्व है, काल के वैशिष्ट्य को लोगों ने पहचाना है। औषध सेवन आदि में विशिष्ट दिवस कहे गए, तो कुछ सुवर्ण प्राशन इत्यादि जो आयुर्वेद में बताया गया है, उसके लिए गुरु पुष्य इत्यादि जो योग बताए हैं, गुरुवार भी हो, पुष्य नक्षत्र भी हो, इस प्रकार विशेष योग बताए हैं। तो इस प्रकार आयुर्वेद में भी इसका महत्व, दैनंदिन जीवन में मुहूर्त का महत्व बताया है। क्रय विक्रय आदि में तो है ही। तो अग्रे आगे बढ़ते हुए मुहूर्त की जो व्यावहारिकता है, तो इस पर थोड़ा सा आपका ध्यान में आकर्षित करना चाहता हूं। सब मुहूर्त बताए, लेकिन मुहूर्त भी व्यवहार को ध्यान में रखते हुए बनाए हैं। केवल धर्म में केवल आदेश नहीं है, केवल उपदेश नहीं है, यहां पर विधान है, समन्वय है। शास्त्रों में कोऑर्डिनेशन, समन्वय भी बताया गया है। तो ऐसा होने पर, इस प्रकार की समस्या आने पर उसका उपाय क्या है, इस प्रकार भी बताया है। तो यहाँ पर एक श्लोक देखिए कितना सुंदर है। राजकर्मन युक्तानाम नटानाम रूपजीविनाम श्मश्रु रोम नखच्छेदे नास्ति काल विचारण। कुछ क्षौर इत्यादि कर्म करने के लिए व्यवहार में कुछ वार विशिष्ट बताए, इस वार में नहीं करना, जन्म वार में क्षुर कर्म नहीं करना। तो कुछ लोगों के लिए यह समस्या है। जैसे राजकर्म में नियुक्त है तो वह केवल मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए, विशिष्ट दिन को ध्यान में रखते हुए क्षुर कर्म इत्यादि नहीं कर सकता। राजकर्म नियुक्ता नाम, नटा नाम, जो नट है, जो कलाकार है, तो वह इस नियम का पालन नहीं कर सकता। नटा नाम रूप जीविना, रूपेण जीवनम यस्य, रूप से जीविका करने वाले, अर्थात जो मॉडलिंग इत्यादि करने वाले हैं, रूपजीवी, रूपजीवी नाम श्मश्रु रोम नखच्छेदे, श्मश्रु रोम और नखच्छेदन में नास्ति काल विचारणम, उसमें कोई काल विचारणा नहीं करने की आवश्यकता है। उनको कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है, कोई विशिष्ट वार देखने की आवश्यकता नहीं है। वह लोग कभी भी तो श्मश्रु रोम आदि नखादि छेदन कर सकते हैं। इस प्रकार से एक व्यावहारिकता मुहूर्त की यहाँ पर शास्त्र में बताई है। व्यवहार दृष्टिया मुहूर्त संकल्पना, देखिए मुहूर्त केवल एक ग्रहों के आधार पर बनाया हुआ एक विधान नहीं है। मुहूर्त अर्थात केवल एक मुहूर्त शब्द से केवल आप 48 मिनट वाला एक काल खंड, इस अर्थ में आपको नहीं लेना है पूर्ण रूप से। मुहूर्तो एकम क्षण मुहूर्तम तिष्ठ, अर्थात एक क्षण रुकिए। तो इसके लिए भी मुहूर्त का प्रयोग कहीं शास्त्र में दिखाई देता है। मुहूर्त को तो आधुनिक भी मानते हैं। आधुनिक काल में भी आपने देखा होगा कि कोई क्रिकेट का टूर्नामेंट, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट की प्रतियोगिता आपको चलानी है, वह कालाश्रित है, काल आधारित है, उसमें काल का नियमन है, शुभाशुभ फलादेश है, आदेश है। तो उसके आधार पर ही यज्ञादि का आचरण होना चाहिए।
शास्त्रादस्मात् कालबोधो यतस्यात्, तो वह काल ज्ञान हमें इस शास्त्र से अर्थात इस ज्योतिष शास्त्र से ही प्राप्त होता है। ज्योतिष शास्त्र के सहायता से ही हम इस काल ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए वेदांगत्वम ज्योतिषस्योक्तम अस्मात्, अतः इसको ज्योतिष को वेदांग कहा गया। तो इसके कुछ प्रमाण भी है हमारे सामने, वेद से ही उद्धृत है। दर्शपूर्ण मासाभ्याम यजेत, इस प्रकार का एक मंत्र हमें वेदों में प्राप्त होता है। दर्शो नाम सूर्येन्दु संगमः, दर्श सूर्येन्दु संगमः इत्यमर। तो दर्श अर्थात सूर्य और चंद्र जब एक रेखा में होंगे तो उसको दर्श कहते हैं, अर्थात वह अमावस्या है। सूर्य और चंद्र के बीच में 13 अंश से 13 डिग्री से कम अंतर जब होता है आपस में, तब अंशात्मक अंतर में बता रहा हूं, योजनात्मक अंतर नहीं। योजनात्मक अंतर सूर्य और चंद्र के बीच में अत्यंत ज्यादा है, मिलियंस ऑफ माइल्स इतना है, लेकिन मैं अंशात्मक अंतर कह रहा हूं। अंशात्मक अंतर जब सूर्य और चंद्र के बीच में 13 से कम अर्थात वह 5, 2, 3, 1 अथवा 0 हो जाता है, तो उसको हम दर्श कहते हैं, अर्थात उस दिन को हम अमावस्या ऐसी संज्ञा देते हैं। तो दर्श पूर्णमासाभ्याम यजेत, अर्थात कोई यज्ञ है, यज्ञ का एक प्रकार है, तो वो दर्शपूर्ण यज्ञ, दर्शपूर्ण में उस यज्ञ का आचरण होना चाहिए, अर्थात अमावस्या और पूर्णिमा इत्यादि पर्व दिनों में ही उसका आचरण होना चाहिए। इस प्रकार उसका प्रमाण भी, इसका वेदोपकारकत्व का प्रमाण भी यहाँ वेदों में ही स्वयं प्राप्त होता है। ज्योतिष शास्त्र का यह प्रयोजन है, इसीलिए इस शास्त्र को वेदांग कहा गया है। अब काल का जो श्लोक है, सूर्य और मयासुर संवाद रूप सूर्य सिद्धांत जो ग्रंथ है, अत्यंत प्रधान ज्योतिष शास्त्र का ग्रंथ है। सिद्धांत ज्योतिष में इस ग्रंथ का अत्यंत महत्व है। यह ग्रंथ भी अपौरुषेय कहा जाता है। सूर्य और मयासुर का संवाद इसको कहते हैं। उस ग्रंथ के 10वें श्लोक में प्रथम अध्याय के कहा गया है कि लोकानाम अंतकृत कालः कालोन्यः कलनात्मकः सद्विधा स्थूल सूक्ष्मत्वात् मूर्तश्चामूर्त उच्यते। अभी प्रथम पंक्ति पर ही केवल ध्यान देना है। लोकानाम अंतकृत कालः कालोन्यः कलनात्मकः, इस प्रकार काल के 2 भेद मुख्य रूप से यहाँ पर बताए। अर्थात एक काल जो कलनात्मक है, कलनात्मक अर्थात गणनात्मक है, गणना करने योग्य है, उस काल को कलनात्मक कहते हैं। दूसरा जो काल है, अथवा यह दूसरा है, प्रथम जो काल है वह लोकानाम अंतकृत प्रलयादि काल इसको कहते हैं। कलनात्मक गणनात्मक काल में स्थूल सूक्ष्म भेद है, इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। तो उसमें जो सूक्ष्म काल है, सूक्ष्म काल में भी गणना करने योग्य अत्यंत सूक्ष्म काल जो है उसको हम त्रुटि कहते हैं। उस त्रुटि काल से भी, अर्थात त्रुटि व्यवहार योग्य नहीं है, अनुभव योग्य नहीं है, लेकिन गणित क्रिया द्वारा इसका साधन किया जा सकता है, ऐसा काल है त्रुटि। मानव के द्वारा इसका साधन किया जा सकता है। तो उस त्रुटि से भी आगे, त्रुटि से भी सूक्ष्म एक जो काल है उसको हम अंतकृत काल ऐसे कहते हैं। अर्थात हम मानते हैं कि त्रुटि तक हम गणना कर सकते हैं, उतने सूक्ष्मता तक, उतने गर्भ तक, काल के गर्भ तक हम पहुंच सकते हैं, लेकिन उसके आगे भी कुछ है,
किमप्यस्ति तत्र, उसके आगे भी कुछ है जो हमारे गणना में नहीं आ रहा है, तो उसको हम अंतकृत प्रलय काल कहते हैं। अर्थात उसकी गणना हम नहीं कर सकते, उसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। जब गणना नहीं करेंगे तो कल्पना भी नहीं कर सकते उसकी। इस प्रकार प्रलयांत, प्रलयादि काल अर्थात अंतकृत, इस तीन लोकों को भी अंत करने वाला जो काल है, जिसको हम महाकाल की भी संज्ञा देते हैं, तो वह महाकाल कौन है? यह हमने अभी समझा कि गणना करने योग्य अत्यंत सूक्ष्म जो त्रुटि काल है, उस काल से भी सूक्ष्म, मतलब वहां पर हम गणना नहीं कर सकते ऐसी एक स्थिति, तो उस स्थिति को हम महाकाल कहते हैं। वह अंतकृत काल है। दूसरा काल है जो कलनात्मक है, जो गणना करने योग्य काल है। सद्विधा स्थूल सूक्ष्मत्वात्, सद्विधा उसके दो प्रकार है, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल सूक्ष्मत्वात् मूर्तश्चामूर्त उच्यते, मूर्त और अमूर्त, यह दो प्रकार इसके काल के बताए गए हैं, कलनात्मक काल के। यहाँ पर आप देख सकते हैं काल है, एक प्रलयादि काल, दूसरा जो कलनात्मक है अर्थात गणना करने योग्य काल है। जो गणना करने योग्य काल में स्थूल और सूक्ष्म भेद है, सूक्ष्म को अमूर्त भी संज्ञा दी जाती है। इन संज्ञाओं को समझना जरूरी है, क्योंकि आगे अध्ययन में संज्ञाओं का वारंवार प्रयोग होगा, तो अर्थ ग्रहण में संज्ञाओं का अभी सम्यक अध्ययन करना लाभदायक होगा। तो स्थूल काल, मूर्त काल उसको कहते हैं। व्यवहार में केवल स्थूल काल का ही प्रयोग है, अर्थात स्थूल काल को ही हम अनुभव कर सकते हैं, सूक्ष्म काल को हम अनुभव नहीं कर सकते। तो कुछ आचार्यों का ऐसा भी पूर्वाग्रह, पूर्व प्रश्न रहता, पूर्व पक्ष रहता है कि व्यवहारे स्थूल काल से उपयोगिता, व्यवहार में अगर केवल स्थूल काल की उपयोगिता है तो सूक्ष्म काल की आवश्यकता क्या है? तो सामान्य दर्शन में हमें भी ऐसा प्रतीत होता है कि हाँ, कि सूक्ष्म काल की वारंवार आवश्यकता, उतनी आवश्यकता नहीं है। अतः सूक्ष्म काल थोड़ा सा अंश कला विकला के बाद जो कुछ बचता है वह त्याज्य है, उसको त्याग देना चाहिए गणना में। इस प्रकार से एक गणना की रीति है, अर्थात हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर हम इस सूक्ष्म काल को, अमूर्त काल को वारंवार त्याग देंगे तो क्रमेण जब वर्ष होंगे, जब सार्ध द्विवर्ष होगा, 2.5 वर्ष होंगे, तो जो हमारी जो अधिमास की संकल्पना है और एक जो हमारी 6 मास की जो संकल्पना है, अर्थात हम करेक्शन के लिए, टाइम करेक्शन के लिए इनका उपयोग करते हैं, तो उसमें इसकी अत्यंत आवश्यकता है। अगर हम सूक्ष्म काल को नजरअंदाज करते हैं, उसका ग्रहण नहीं करते, उसको त्याग देंगे, तो क्रमेण वह सूक्ष्म काल ही स्थूल हो जाता है। तो स्थूल होने के बाद वह अनुभव वेद्य होता है। बहुत काल बीतने के पश्चात स्थूल काल अनुभव में आता है, वह स्थूल हो जाता है, तब उसका ग्रहण करना अनिवार्य है। तो उसका ग्रहण करने के लिए पहले उसका गणित करना भी अत्यंत आवश्यक है। इसलिए हम सूक्ष्म काल को नजरअंदाज नहीं कर सकते, उसको हम त्याग नहीं सकते, उसकी गणना करना आवश्यक है गणितादि क्रिया द्वारा। इसीलिए गणित है, यद्यपि वह अनुभव वेद्य नहीं, लेकिन गणितादि क्रिया से उसका अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। अन्यथा हमारा गणित कदाचित त्रुटिपूर्ण होने की संभावना है। अर्थात जो गणितागत है वो दृक्सिद्ध नहीं होगा। गणित से जो ग्रह आए हैं, गणित से गणितागत ग्रह, गणित से जो ग्रह की हम प्राप्ति करते हैं, गणित की स्थिति को हम जानते हैं,
इस राशि में, इस अंश में यह ग्रह की स्थिति है, वह आकाश में भी दृग्गोचर होना जरूरी है। आकाश में अगर गणित की स्थिति दिखी नहीं तो इसका मतलब गणित गलत है, यहाँ पर इस गणित में त्रुटि है। तो यह सूक्ष्म काल के अनध्ययन से, अध्ययन नहीं करने से इस प्रकार की त्रुटि होने की संभावना है। तो इस सूक्ष्म काल का गणित करने के पश्चात भी कुछ कार्यों में विघ्न, बाधा अथवा त्रुटि, वैज्ञानिक पद्धति से किए हुए कार्य में भी असफलता इत्यादि होती है। इसका कारण है जो त्रुटि है, जो अत्यंत सूक्ष्म काल जिसको हमने देखा, तो उस त्रुटि से भी सूक्ष्म जो काल के गर्भ में जो काल निक्षिप्त है, छिपा हुआ है, तो उस काल के कारण कुछ कार्य में त्रुटि होने की संभावना है, लेकिन तो इसको हम जान नहीं सकते। तो यही महाकाल की महिमा है, इसको हम जान नहीं सकते। उतनी गहराई में अभी हम गए नहीं। इस प्रकार तो काल के दो विधान हैं, जो कलनात्मक काल के मूर्त और अमूर्त, इसके बारे में अभी हमने थोड़ी सी आपसे चर्चा की। प्राणादिहि कथितो मूर्तः त्रुट्याद्यो अमूर्त सम्यकः षड्भिः प्राणैः विनाडी स्यात् तत्षष्ट्या नाडिका स्मृता नाडी षष्ट्या तो नाक्षत्रम अहोरात्रम प्रकीर्तितम। तो उसमें अभी नहीं जाएंगे, उसके तृतीय और चतुर्थ चरण में अभी चर्चा नहीं करेंगे। प्राणादि कथितो मूर्तः, मूर्त काल में प्रथम जो काल है उसको प्राण कहते हैं। साधारण 4 सेकंड 4 सेकंड का काल है। 10 गुरु अक्षर उच्चारण का काल, सामान्य रूप से एक श्वास और उच्छ्वास का काल, एक बार श्वास लेना और श्वास पुनः छोड़ना, उतना काल, उसको हम साधारणतः प्राण कहते हैं। पूरा यह योग शास्त्र, जो योगी थे, योग शास्त्र के जो ज्ञाता है, उनको प्राण की अत्यंत अच्छे से कल्पना है। प्राण से ही वह काल का कलन करते हैं, अर्थात श्वास की गणना करते हुए काल का गणना करते हैं। जितने श्वास होंगे उतने समय तक उन्होंने ध्यान किया अथवा प्राणायाम किया, तो वह उनको ज्ञात हो जाता है। केवल प्रकृति में बैठकर, बिना किसी घटी यंत्र के जितने प्राण हुए, श्वासोश्वासन हुआ, उसको ही गणना करना, 1 2 3, इस प्रकार से उस श्वास पर ही दृष्टि रखना, मेरा कहने का मतलब है। उससे ही काल की गणना हो सकती है। आधुनिक विज्ञान में भी देखिए 4 सेकंड्स इसको कहा है। साधारणतः ये 15 बार 16 बार 15 बार होने से 1 मिनट हो जाता है। 1 मिनट में 15 टाइम्स हम श्वासोश्वासन करते हैं। तो आधुनिक विज्ञान में भी, मैंने भी कल गूगल करके देखा, तो साधारणतः 14 to 18 टाइम्स, 14 to 20 टाइम्स ऐसे करते हैं। लेकिन मध्यम मान में हम अगर लेंगे तो 15 बार हम श्वासोश्वासन करते हैं 1 मिनट में। यह अत्यंत वैज्ञानिक है। तो इस प्रकार षड्भिः प्राणैः विनाडी स्यात्, इस प्रकार 6 प्राण जब मिलेंगे तो 1 विनाडी होगी। 1 विनाडी अर्थात 24 सेकंड का काल आधुनिक इसमें कहना है, गणना में कहना है। तो 24 सेकंड का काल, षड्भिः प्राणैर् विनाडी स्यात् तत्षष्ट्या नाडिका स्मृता, उसको 60 गुना करने से विनाडी को 1 नाड़ी हो जाती है। उसको हम 24 मिनट अर्थात 24 मिनट्स इसको कहते हैं। तो नाड़ी तक ही हम अभी जाएंगे, नाड़ी से आगे नहीं चलेंगे। तत्षष्ट्या नाड़ी षष्ट्या तो नाक्षत्रम अहोरात्रम कहा गया है। उस नाड़ी 60 नाड़ी होने पर एक अहोरात्र होता है। तो भौगोलिक दृष्टिया अगर भारत में किसी स्पर्धा का आयोजन करना है, क्रिकेट स्पर्धा का, तो हमें देखना होगा कि वह कौन सा ऋतु है। तो किसी ऋतु में कौन से प्रदेश में आयोजन शुरू होगा। अन्यथा वृष्टि काल में दक्षिण देश में जून से लेकर के
सितंबर तक आयोजन नहीं हो सकता, तो वहां भी यह भी मुहूर्त है। तो यह सब मतलब प्राकृतिक स्थिति को देखकर, ऋतुओं को देखकर, सीजन्स को देखकर ही काल का विधान किया जाता है। कोई भी एक कार्य को सफल बनाने के लिए, कोई भी एक कार्य को सफल बनाने के लिए हम काल का विधान करते हैं, हम काल के बारे में विचार करते हैं, हम भौगोलिक प्राकृतिक भिन्नता भेद के बारे में चर्चा करते हैं, उसके बारे में हम चिंतन करते हैं। यज्ञादि भी देखिए, आपने देखा होगा कि बहुत से यज्ञादि अनुष्ठान जो बताए हैं वह उत्तरायण में शुभ मुहूर्त उसके बताए, कारण उत्तरायण में काष्ठादि संग्रह के लिए योग्य काल है, यज्ञ के लिए भी योग्य काल है, तो उस समय वृष्टि आदि की समस्या भी नहीं होगी, तो इसलिए उत्तरायण श्रेष्ठ बताया होगा। इस प्रकार से व्यवहार, धर्म और व्यवहार का समन्वय करते हुए और कालानुसार तो यहाँ पर मुहूर्त की संकल्पना की है। तो इसलिए देखिए, यह मैंने एक क्रिकेट मैच की बात कही, वैसे ही अगर कोई एक शुभ कार्य, एक विशिष्ट कार्य संपादित करना है तो हम एक विशिष्ट समय का चयन करते हैं। हम एक रविवार के दिन इस कार्य को करेंगे, इस प्रकार से हम सोचते हैं। क्यों? क्योंकि रविवार हमारे कार्य के साफल्य में अनुकूल है। रविवार को कार्य करने पर यह कार्य सफल होगा, इसका मैंने अनुमान लगाया, आई हैव प्रिडिक्टेड। तो यही तो प्रिडिक्शन है। तो शास्त्र में भी यही प्रिडिक्शन होता है, अनुमान लगाया जाता है। तो ग्रहों के स्थिति गति के आधार पर, ऋतुओं के आधार पर, और वहां के संस्कृति के आधार पर, और वहां के लोगों के व्यवहार के आधार पर, इस प्रकार हम मुहूर्त का निर्णय करते हैं। विवाह आदि में मुहूर्त का महत्व तो है, शास्त्र में भी बताया है कि विवाह आदि में भार्या त्रिवर्ग करणम शुभशील युक्ता शीलम शुभम भवति लग्न वशेन तस्याः, ऐसे मुहूर्त चिंतामणि के विवाह प्रकरण में कहते हैं आचार्य। भार्या त्रिवर्ग करणम शुभशील युक्ता, भार्या जो कन्या है तो वो शुभ और शील युक्ता होती है। कब? जब शीलम शुभम भवति लग्नवशेन तस्याः, लग्नवशेन, विवाह लग्नवशेन, विवाहस्य मुहूर्तः शुभः चेत कन्यायाः शीलं सर्वमपि शुभम भवति। कदाचित अष्टकूट गुणमेलनादि में भी आपको असफलता मिलती है, तो गुणमेलनादि में गुण की प्राप्ति नहीं होती, तो गुण मिलान में अच्छे गुण नहीं है, फिर भी अगर केवल लग्न के आधार पर, उत्तम लग्न के आधार पर, उत्तम मुहूर्त के आधार पर हम विवाह आदि कार्य को संपादित कर सकते हैं, तो ऐसा आचार्यों का मत है। तो उसमें कुछ व्यावहारिक भी मत है। तो देखिए, विवाह में दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष का यह कार्य नहीं, तो उसमें अगर एक मुहूर्त का निर्धारण कोई एक युक्ति के द्वारा, एक लॉजिक के साथ एक समय का निर्धारण अगर नहीं हुआ, तो ये उभय पक्ष के लिए मान्य नहीं होता है। मैं आपको कहता हूं, तो विवाह का मुहूर्त तभी मान्य होगा जब लॉजिकली, शास्त्र की दृष्टि से किसी ने अगर यह मुहूर्त है, यह योग्य है, ऐसा अगर कहा, तो ही उभय पक्ष के लिए यह मान्य होगा। अन्यथा दोनों पक्ष में समस्याएं उत्पन्न होगी। यह कार्य, यह काल हमारे कन्या के लिए योग्य नहीं, कन्या का इसमें परीक्षा है, कन्या के भगिनी की परीक्षा है, अथवा दूसरे कोई विदेश में रहते हैं, उस समय नहीं हो सकता। इस समय नाड़ी द्वितीयः कालः एकः मुहूर्तः, दो नाड़ी अर्थात एक मुहूर्त होता है, अर्थात 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो इस प्रकार अहोरात्र अर्थात 24 घंटे का साधारणतः समय, तो अहोरात्र के पश्चात 30 अहोरात्र अर्थात एक मास, 12 मास अर्थात एक वर्ष, इस प्रकार से आपको जानना है। उसके बारे में आगे कक्षाओं में चर्चा होगी। नाड़ी घटी दंड
यह 3 शब्द पंचांगों में प्रयुक्त होते हैं। नाड़ी, नाड्यावगतः, नाड़ी से, नाड़ी के ग्रहण से, तो अवगत होने वाला काल, तो उससे ही जो गणना का प्रकार है तो उसको हम नाड़ी कहेंगे। घटी से, घट्यामापितः, तो घटी यंत्र से जो काल अवगत होता है, जो ज्ञात होता है, तो उसको हम घटी कहेंगे। यह तीनों पर्यायवाची है, लेकिन मापन का विधान अलग है, इसलिए नाम भी यहाँ पर अलग। दंड है, दंडेन मापितः, छाया से, ये दिवा काल, सूर्य जब होता है तभी इसका मापन होता है। छाया से कुछ मापन का विधान है, उसको दंडेन मापितः इस प्रकार भी कहते हैं। तो इसलिए नाड़ी, घटी, दंड, इन तीनों का भी अर्थ एक ही है। तो इसका इसमें वी जो जोड़ने से प्रीफिक्स, तो विनाडी, विघटी, विदंड इत्यादि होता है, वह इसका 24वां भाग इसको कहना है। विनाडी, विघटी, विदंड इत्यादि। इस प्रकार नाड़ी के बारे में आपने समझा। अमूर्त काल में देखिए, सूच्या पद्मपत्र भेदन कालः नाम त्रुटि ही, इस प्रकार यहां पर कहा गया है। एक सूची से, सुई से पद्मपत्र का भेदन करने के लिए जितना समय अपेक्षित है, सूच्याभिन्ने पद्मपत्रे त्रुटिरित्यभिधीयते, इस प्रकार से कारिका है, सूर्य सिद्धांत में भी उपलब्ध है। सूच्याभिन्ने पद्मपत्रे त्रुटिरित्यभिधीयते, सूची से पद्मपत्र भेदन काल अर्थात त्रुटि है। तो वह सामान्यतः 1/32,40,000 सेकेंड्स, इस प्रकार यहां दिया गया है। तत्पश्चात त्रुटि के बाद रेणु, रेणु के बाद लव, लव के बाद लीक्षक, लीक्षक के बाद प्राण इत्यादि क्रम से यहाँ पर अमूर्त काल बताया गया है। प्राण अमूर्त में नहीं है, प्राण मूर्त में है, लेकिन षष्ठी लीक्षक, 60 लीक्षक के बाद प्राण प्रारंभ होगा और वह प्राण मूर्त में चला जाएगा। उसका अनुभव मानव कर सकता है, इसलिए वहां से मूर्त काल का प्रारंभ होता है। आगे मुहूर्त, देखिए अभी हम प्राणादि से, प्राण, विनाडी, नाड़ी से अभी हम मुहूर्त में आए। नाड़ी अर्थात 24 मिनट, 24 मिनट्स का काल होता है नाड़ी। तो नाड़ी द्वितयः कालः मुहूर्तः, 2 नाड़ी मिलकर के एक मुहूर्त होता है, अर्थात साधारणतः 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है, 48 मिनट का स्थूलमान से, अर्थात पूरे 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं। तो यहां पर नाड़ी के बाद होरा अर्थात घंटे का माप नहीं लिया गया, तो प्राचीन काल में मुहूर्त लिया गया 48 मिनट्स का, क्योंकि एक मास में 30 दिन है, तो उसका एक भाग 1/30 भाग, तो उसको करने के लिए यहाँ पर 48 मिनट्स ये लिया गया होगा। तो मतलब उसको एक अंश के रूप में दिखाने के लिए यहाँ पर लिया गया है, इसलिए 30 मुहूर्त, 30 मुहूर्त। मुहुः पुनः पुनः, इसे निरुक्त में बताया गया है। मुहुः पुनः पुनः कालः शुभक्रिया योग्यो मुहूर्त इति कथ्यते। मुहूर्तो नाम एकः काल विशेषः, मुहूर्त अर्थात एक काल विशेष है, विशिष्ट काल विशेष, तो उसको शुभक्रिया योग्यो, शुभक्रिया योग्य काल को, काल विशेष को हम मुहूर्त कहते हैं। मुहुः त्रायते, मुहूर्त माधवीय में एक उद्धरण प्राप्त होता है, मुहुः त्रायते, त्रायते मुहुः त्रायते इति मुहूर्तः, तो रक्षते, रक्षाम करोति, रक्षा करता है, मुहुः, इस प्रकार इस मुहूर्त का अर्थ दिया गया है। मुहुः रक्षाम करोति, वारं वारं रक्षाम करोति, पुनः पुनः रक्षाम करोति, विशिष्टः कालः सह रक्षाम करोति, रक्षा करने वाला वह विशिष्ट काल है, इसलिए मुहूर्त है, इस प्रकार कहते हैं।
अन्नः पंचदशो भागः मुहूर्तः मुहूर्त इति कथ्यते। एक दिन में 15 मुहूर्त और रात्रि में 15 मुहूर्त, इस प्रकार 30 मुहूर्त होते हैं एक अहोरात्र में। 48 × 30 करने से 24 घंटे हो जाते हैं। तो इस प्रकार अन्नः पंचदशो भागः मुहूर्तः, ऐसे इस सूत्र से उसका मापन किया गया है। तो आधुनिक कालगणना में साधारणतः 48 मिनट का काल अर्थात यह एक मुहूर्त ऐसे कहा गया है। ऐसे इस प्रकार 15 मुहूर्त यहाँ पर दिवारात्रि भेदेन मुहूर्तानां पृथक नामांतराणि यहाँ दिया गया है। इसको आप बाद में देख सकते हैं। अथवा यह केवल वैदिक कालीन यह मुहूर्त है। तत्पश्चात इसके नाम में तो इनके संज्ञाओं में अलग अलग भेद भी प्राप्त होते हैं। अर्थात रामायण काल में, महाभारत काल में, तत्पश्चात अलग अलग ग्रंथों में, वराहमिहिर के काल में, वराहमिहिर का काल 5वीं शताब्द है। तत्पश्चात जो रामदैवज्ञ है, रामदैवज्ञ के बाद के जो नारायण दैवज्ञ इत्यादि आचार्य है, उनके ग्रंथों में भी उसमें भेद हमें प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट, ये जो दैनिक मुहूर्तों में कुछ मुख्य मुहूर्त बताए गए हैं। ब्रह्म मुहूर्त, अभिजित मुहूर्त तथा गोरज मुहूर्त, ये व्यवहार में अत्यंत उपयोग में आने वाले मुहूर्त है। सामान्य भी इनको सुने हैं, इन मुहूर्तों के नाम सुने हैं। उनके ज्ञान में यह तीनों मुहूर्त है। ब्रह्म मुहूर्त जिसको कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त या निद्रा सा पुण्य क्षयकारिणी, तो यह उसका मतलब ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा करने से क्या दुष्परिणाम होता है, इस प्रकार कुछ एक वाक्य धर्मशास्त्र का यहाँ पर लिया गया है। सूर्योदय से 4 घंटे पूर्व, लगभग 1.5 घंटा पूर्व, तो उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। यह ब्रह्म मुहूर्त हमारे शास्त्रों में बताया। तत्पश्चात व्यवहार में भी इसका श्रेष्ठ मुहूर्त के रूप में उपयोग है। आधुनिक शिक्षाविद भी ब्रह्म मुहूर्त के महत्व को बताते हैं। आधुनिक वैज्ञानिक भी ब्रह्म मुहूर्त के सामर्थ्य को स्वीकार करते हैं। अर्थात ब्रह्म अर्थात सृजन करने वाला है, तो वह ऊर्जा का सर्जन ऊर्जा का सृजन उस काल में करता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में ऊर्जा का सृजन होता है, तो उसको धारण करने वाला यह काल है। उस ऊर्जा को ग्रहण करने वाला यह काल है। इसलिए ग्रहण क्या है, विद्या ज्ञानादि ग्रहण करके उसको धारण करने की दृष्टि से यह मुहूर्त अत्यंत उपयुक्त है, ऐसा हमारे शास्त्रज्ञों ने। तत्पश्चात व्यवहार में भी हमारे आधुनिक जो शिक्षाविद है उन्होंने भी इसको मान्यता दी है। तत्पश्चात अभिजित मुहूर्त, सामान्य कुतप मुहूर्त भी इसको कहते हैं। अभिजित अर्थात सूर्य जब खमध्य में आता है, जब हमारी शून्य छाया होती है, सूर्य जब खमध्य में आता है तो छाया शून्य हो सकती है, तो उस समय को, कुतप समय को, मध्याह्न के समय को अभिजित मुहूर्त कहा गया है। यह दिन का 8वां मुहूर्त भी इसको कहते हैं। अथवा दिन में 15 मुहूर्त होते हैं, तो उसमें ये 8th मुहूर्त, 8वां ये मुहूर्त है सूर्योदय से, इसको अभिजित मुहूर्त कहा जाता है। यह विवाह आदि में अत्यंत यह मुहूर्त श्रेष्ठ है। विवाह आदि कार्य में जब कोई मुहूर्त, उत्तम मुहूर्त हमें प्राप्त नहीं होता, तब अभिजित मुहूर्त का ग्रहण करना चाहिए, ऐसे आचार्यों का मत है। इसका अर्थ केवल अभिजित मुहूर्त ही पर्याप्त है, अभिजित मुहूर्त में ही हम कार्य करेंगे, ऐसा नहीं। अभिजित मुहूर्त से भी श्रेष्ठ मुहूर्त उपलब्ध है, तो उनकी उपलब्धि होने पर उन्हीं का प्रयोग करना चाहिए। तो लेकिन जब दूसरे उपयुक्त मुहूर्त उपलब्ध नहीं होते, तो ऐसी स्थिति में हमें अभिजित मुहूर्त का प्रयोग करना चाहिए किसी शुभ कार्य के लिए। यह मध्याह्न कालीन मुहूर्त है, तो इसका अत्यंत प्रयोजन है, इसका महत्व भी शास्त्र में बताया है। तत्पश्चात गोरज जो मुहूर्त है, गोरज अर्थात इसको गोधूली मुहूर्त भी संज्ञा है।
गोधूली, तो यह संध्याकालीन मुहूर्त है, सूर्यास्त के समय का मुहूर्त है विवाह के लिए एवं बहुत दूसरे धार्मिक विधि विधान के लिए भी गोधूली का प्राशस्त्य बताया गया है। अर्थात गोधूली अर्थात गाय इत्यादि जो घर में प्रवेश करते हैं सूर्यास्त के समय, तो उस समय जो धूली उठती है, तो इसलिए गोधूली, गोधूली समय, गाय के द्वारा जो धूली उत्पन्न होती है उस समय को गोधूली मुहूर्त कहा जाता है। यह भी मुहूर्तों में अत्यंत श्रेष्ठ इसको बताया गया। नेक्स्ट, मुहूर्त का प्रयोजन अनुद्दिश्य न मंदोपि प्रवर्तते, ऐसा वाक्य है। प्रयोजन के बिना कोई किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। तो क्रियाकलाप प्रतिपत्ति हेतुम संक्षिप्त सारार्थ विलास गर्भम, सभी क्रियाकलाप के लिए मतलब सभी संस्कारों में, यात्रा में, शुभ किसी कार्य के आरंभ में अथवा औषध के प्रयोग में, औषध सेवन में मुहूर्त का उपयोग किया जाता है। मुहूर्त का उसमें अत्यंत महत्व बताया गया है। दिग्देश कालानुकूल कर्मणाम यथार्थ फल प्राप्त्यर्थ, कोई भी कार्य दिग्देश कालानुसार किया जाता है, दिशा को ध्यान में रखते हुए कार्य किए जाते हैं, देश को ध्यान में रखते हुए कुछ कार्य किए जाते हैं, काल को ध्यान में रखते हुए किए जाते हैं। एक ही कार्य अलग अलग देश में अलग पद्धति से होता है, वही कार्य काल के भेद में अलग पद्धति से होता है। अगर दिन में करना है तो उसकी पद्धति अलग है, रात में है तो उसकी पद्धति अलग है। इस प्रकार अलग अलग धार्मिक विधानों में दिग्देश कालानुसार जो भी हम क्रियाकलाप कार्य करते हैं तो उसमें मुहूर्त का अत्यंत उपयोग बताया गया है। आकाशस्थ सूर्य चंद्रादि ग्रहाणाम प्रभावानुसारेण कार्य निर्धारण, अर्थात आकाशस्थ सूर्य चंद्रादि जो ग्रह है उनके प्रभाव से, उनके प्रभाव का विधान करना ही मुहूर्त है। अर्थात उसका प्रभाव अगर अत्यंत तीक्ष्ण है तो उस समय वह मुहूर्त ग्राह्य में नहीं दिया जाता। प्रभाव उत्तम है, मध्यम है, प्रभाव अनुकूल है, तो उस समय उसको शुभ मुहूर्त के श्रेणी में रखा जाता। तो निष्प्रभ है, कोई प्रभाव नहीं, प्रभावहीन है कोई समय, तो उसको भी हम अच्छे मुहूर्त के श्रेणी में नहीं लेते। तो इस प्रकार ग्रहों के प्रभाव को देखकर, प्रभाव अर्थात उसके प्रकाश को देखकर नहीं, ग्रहों की स्थिति इत्यादि को देखकर, ग्रहों के केंद्रादि स्थिति को देखकर, जो शुभ स्थिति ग्रहों की मानी गई है, ग्रहों की जो उच्च इत्यादि स्थिति को देखकर, गुरु बल, रवि बल, चंद्र बल इत्यादि जो अत्यंत प्राशस्त्य है, अत्यंत महत्व है उनका मुहूर्तों में। विवाह में कहते हैं वरस्य तु रवेर बलम कन्यायाश्च, वरस्य तु रवेर बलम कन्यायास्तु चंद्र बलम उभयोस्, वरस्य तु रवेर बलम कन्यायास्तु गुरोर बलम उभयोस् चंद्र बलम ग्राह्य। वर के लिए सूर्य बल, कन्या के लिए गुरु बल और दोनों के लिए चंद्र बल, यह ग्रहण करना उचित होता है। यह ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। तो इस प्रकार से गणित क्रिया द्वारा, गणित प्रक्रिया द्वारा हो सकता, इस समय नहीं हो सकता, ऐसे करते हुए विवाह का मुहूर्त निर्णय ही नहीं होता। यह हमने अनुभव किया है। मुहूर्त निर्णय नहीं होगा, एक एक साल बीत जाएगा ऐसे मुहूर्त निर्णय करते हुए। लेकिन अगर लॉजिक से, तर्क के साथ एक विधान करके एक मुहूर्त का निर्णय करते हैं, यह काल दोनों पक्षों के लिए योग्य है, इसमें अभी कोई क्या नहीं होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, अभी यही श्रेष्ठ मुहूर्त है, तो सभी उसमें मान जाते हैं।
तो इस प्रकार व्यवहारिकता भी मुहूर्त की अत्यंत ज्यादा है। नेक्स्ट, मुहूर्त ग्रंथ एवं आचार्य। देखिए, मुहूर्त के बारे में इतनी चर्चा की गई, लेकिन यह तो केवल प्राथमिक ही ज्ञान था, प्राथमिक ही चर्चा थी। लेकिन अगर आपको ज्यादा इसमें अध्ययन करना है तो रत्नकोश, रत्नमाला, विवाह वृंदावन, मुहूर्त चिंतामणि, यह ग्रंथ अत्यंत उत्तर भारत में प्रसिद्ध है। मुहूर्त मार्तंड जो महाराष्ट्र में, मध्य भारत में ज्यादा प्रचलन में है। मुहूर्त गणपति, मुहूर्त माधवीय, मुहूर्त पदवी इत्यादि जो ग्रंथ है वह दक्षिण भारत में ज्यादा प्रचलन में है। ये तीनों ग्रंथों में मुहूर्त आदि में बहुत से भेद दिखाई देते हैं। किसी, देखिए, दक्षिण भारत के पंचांग इत्यादि में भी आप देखेंगे तो विवाह में अथवा उपनयन में अलग अलग मुहूर्त दिए रहते हैं। तो यह क्यों? क्योंकि इन ग्रंथों को विशिष्ट प्रदेश को ध्यान में रखते हुए, तत्त प्रदेशीय विद्वानों ने उस प्रदेश को ध्यान में रखते हुए उन ग्रंथों की रचना की। अतः सभी ग्रंथ, इस ग्रंथ में यह कहा है तो इसका अनुपालन पूर्ण देश में होना चाहिए अथवा पूर्ण विश्व में होना चाहिए, यह संभव नहीं। तो तत्त प्रदेश के भौगोलिक, सांस्कृतिक वातावरण को ध्यान में रखते हुए, उन प्रदेश के लोगों की परंपराओं को ध्यान में रखते हुए ही उन ग्रंथों की रचना की गई है। अतः मुहूर्त गणपति दक्षिण भारत के लिए योग्य, मुहूर्त मार्तंड यहाँ महाराष्ट्र के लिए, और मुहूर्त चिंतामणि प्रायः सार्वत्रिक इसका ग्रहण करते हैं, उत्तर भारत में इसका ज्यादा प्रचलन है। और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं, मुहूर्त पदवी इत्यादि, तो उनका अनुसरण करना चाहिए। इस प्रकार ग्रंथ एवं प्रांत भेद से विषय में भी भेद पाए जाते हैं। बहुत से ऐसे विधान है, राहु काल है, गुलिक काल है। तो यह गुलिक इत्यादि जो प्रयोग है दक्षिण भारत में ज्यादा आपको देखने को मिलता है। उत्तर भारत में गुलिक का ज्यादा प्रयोग नहीं होता, और कहीं मानदी और गुलिक इत्यादि को एक ही मानते हैं, कहीं इसका भेद भी मानते हैं। तो इस प्रकार क्षेत्रीय इसमें भेद है। क्षेत्रीय भेद के अनुसार, तत्त प्रदेशीय पंचांग के अनुसार ही हमें मुहूर्त का ग्रहण करना चाहिए। हमें इस प्रकार मुहूर्त के आधार से सभी विशिष्ट कार्य संपादित करने चाहिए और इस मुहूर्त का लाभ प्राप्त कर लेना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ प्रायः समय समाप्त हुआ है। यहाँ धन्यवाद का स्लाइड भी आया है। तो मेरा काल विधान सटीक है, सही है इसका मतलब। तो इन्हीं शब्दों के साथ, यद्यत्र सौष्ठवम किंचित तद गुरोरेव मे नहीं, यद्यत्र सौष्ठवम किंचित तद ममेव गुरोर नहीं इति उक्त्वा, थोड़ा सा कदाचित कुछ विषयों में ग्रंथ और ग्रंथों में लिखी गई बात अथवा ग्रंथों का वर्णन अलग है, लेकिन मैंने उसके व्यावहारिक पक्ष को यहाँ पर स्वीकृत किया है। मैंने कुछ अपनी बात, मेरे भी कुछ विचार इसमें यहाँ पर मैंने प्रस्तुत किए हैं। उसमें मतभेद हो सकते हैं, कुछ ग्रंथकार अथवा ग्रंथों के ज्ञाता यहाँ पर उपस्थित है तो कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन यह मेरे विचार है और कुछ मेरे गुरु से प्राप्त विचार है, कुछ अनुभव के मेरे विचार है। इतना कहकर मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवादः आचार्यः।